अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, और इस सेशन में बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। या माय डियर, स्टार्ट करें। Reactivity towards oxygen. All these elements form two types of oxides, E2O3 and E2O5. वेट, The oxide in the higher चलो बोल लो। The oxide in the higher oxygen state is more acidic as compared to oxide in the lower state। ये है ना करेगा, ये कह रहे हैं ना आप? Yes, sir. अब इसकी बात करते हैं। देखिए, ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जो बनेंगे एलिमेंट्स के, वो दो तरह के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसा फॉर एग्जांपल इन नाइट्रोजन की बात कीजिए, इट फॉर्म्स N2O3 एंड फॉर्म्स N2O5। दो तरह के ऑक्साइड्स हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे भी देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, ठीक है? ये पहले भी कह चुका हूं, प्रूव भी कर चुका हूं कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का वो ऑक्साइड न्यूट्रल है, वो NO है और N2 है। ये दोनों ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, बाकी ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बट बात ये आती है कि ऐसे क्यों कहते हैं कि मोर एसिडिक वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, है ना? अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो वो मोर एसिडिक होगा। ऐसा क्यों? ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में पता होना चाहिए। वो ये देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, हम सब दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली बात क्यों कही जाती है। तो हम कंपेयर करने वाले हैं N2O3 और N2O5 को, और हमें डिसाइड करेंगे विच वन इज मोर एसिडिक। चलिए बात करते वक्त देखिए, N2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर जो दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है +3, और N2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है आपको +5। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं क्या कि N2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां +5 है। तो एक बात कही जाती है, वो आपको समझ नहीं आएगी, तुरंत समझ में नहीं आएगी कि दिस विल बी एक्टिंग एज बेटर लुईस एसिड। N2O5 पे N का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो इट विल बी एक्टिंग एज बेटर लुईस एसिड, जबकि एज कंपेयर टू N2O3। अब ये बात बच्चा बहुत कन्विंस नहीं होता, सर समझ नहीं आया क्या मतलब है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इस बात पे बच्चे बहुत कन्विंस नहीं होते। चलिए कोई बात नहीं, कन्विंस मत होइए आप। मैं से एक और एग्जांपल देता हूं, एक और तरीका सिखाता हूं आपको ये समझने के लिए कि N2O5 और N2O3 में मोर एसिडिक कौन सा होगा। देखिए, वाटर में H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन विल बी मोर एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन, और अगर बेसिक है तो H पॉजिटिव आयन विल बी लेस एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। अब यहां सुनिए बच्चे, सपोज एक चीज है, कोई सी भी चीज X है, कोई सी भी चीज, उस पे चार्ज 2 पॉजिटिव, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और एक वही चीज पे चार्ज है आपका 5 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ सिंपल सी बात समझ के कि अगर मान लीजिए वाटर में इसको डालूंगा इसको, तो X 2 पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन करने की एबिलिटी है, वो डिपेंड करेगी कि अट्रैक्ट करके रखना भी पड़ेगा इसको। अगर मान लीजिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट है, राइट, तो वो OH को मोर अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू 2 वाला। बहुत सिंपल सी बात है। तो OH नेगेटिव आयन यहां पर ज्यादा अट्रैक्टेड होगा और OH नेगेटिव आयन यहां पे कम होगा। तो अगर इसने OH को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया तो सॉल्यूशन में क्या बचा? H पॉजिटिव आयन। सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हायर ऑक्सीजन स्टेट वाला जो एलिमेंट है वो मोर एसिडिक है, वो ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसकी OH नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करने की या अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा होगा। और इसी बात पे कह सकते हैं, अगर ये OH नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहा है तो एग्जैक्टली क्या अट्रैक्ट कर रहा है? लोन पेयर्स को। तो लोन पेयर्स को रखेगा, और लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। इसलिए N2O5 विल बी एक्टिंग एज बेटर लुईस एसिड एज कंपेयर टू N2O3। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना, इसलिए उसने बोला कि ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीजन स्टेट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑक्साइड विद लोअर ऑक्सीजन स्टेट। अच्छा, इसका एक और भी एस्पेक्ट में बात कर सकता हूं, ये कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई N2O3 और N2O5 इन दोनों को का एसिडिक कैरेक्टर जरा कंपेयर कर लो, तो एक काम कीजिएगा, इसको आप डाल रहे हैं पानी के अंदर H2O, क्या बनेगा?
H2N2O4, इसे भी आप ऐड कर दीजिए वाटर के अंदर, क्या बनेगा? तो बनाएगा H2N2O6। और आप इसको बहुत आराम से कंपेयर कीजिए इन दोनों चीजों को, देखिए यहां से, इसका मतलब हुआ HNO, सही कहा 2, ये कितना हुआ? HNO3, ये हुआ HNO2, ये हुआ HNO3। अब आप ये तय कर लीजिए कि इससे बेटर एसिड कौन सा है। तो HNO3 की बात करोगे तो डियर HNO3 आपका होगा HN डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे O पे चार्ज नेगेटिव और N पे चार्ज पॉजिटिव, ये आपका HNO3 का स्ट्रक्चर हुआ। HNO2 यानी होनो, HNO2 मींस होनो, ये सब स्ट्रक्चर हुआ। अब आप कंपेयर कर लीजिए आराम से तो पता लगेगा कि भाई इसमें आपका जब आप H रिमूव करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो ये बनेगा ये विद नेगेटिव चार्ज, इसमें बनाएंगे तो इसमें बनेगा ये विद नेगेटिव चार्ज। और जाहिर सी बात है इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा होंगे, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम होंगे, और जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतना स्टेबल होगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर एज कंपेयर्ड टू दिस, तो ये बेटर एसिड है। तो आप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड को कैसे भी किसी भी टर्म्स में आप आराम से समझ सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर इन टर्म्स ऑफ लुईस एसिड, या फिर आप उसे एसिड बना लीजिए, उसका कॉन्जुगेट बेस को आप कंपेयर कर लीजिएगा, उसके टर्म्स में भी आप कह सकते हैं कि कौन सा बेटर एसिड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू प्लीज। Their acidic character decreases down the group. The oxides of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic. That of arsenic and antimony amphoteric, and those of bismuth predominantly basic. Wait. बिस्मथ के ऑक्साइड किसी भी हालत में एसिडिक नहीं हो सकते, मैं प्रूफ करता हूं। बिस्मथ के ऑक्साइड किसी भी हालत में एसिडिक नहीं हो सकते हैं, ये मैं प्रूफ करूंगा कैसे। देखिए बिस्मथ ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए आप Bi2O3 को कंपेयर कर लीजिएगा, मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, Bi2O3 सपोज इसे हम कंपेयर करें और मुझे ये पता करना है कि भाई ये एसिडिक होगा बेसिक होगा। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं किससे? N2O3 से, भाई ये बात तो निश्चित है ना, हमने भी प्रूव किया कि N2O3 एसिडिक होगा, बट BiO3 मैं कह रहा हूं कि वो किसी भी हालत में एसिडिक नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि सर हमें तो पता है ये बात, क्यों पता है? क्योंकि एज यू मूव डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक, ये इंफॉर्मेशन है, बट अगर आपसे पूछता हूं कि इसे प्रूफ कर दो तो कैसे प्रूफ करोगे? आज मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा कि अगर Bi2O3 अगर ये बेसिक ऑक्साइड है, यानी इसका नेचर बेसिक होगा, तो कैसे होगा चेक करते हैं। देखिए फिर वही बात, अगर आपने वाटर में इसे डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तब जाके किसी भी ऑक्साइड का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर आप बताते हैं। आई रिपीट, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताना हो तो आपको उसे वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है, तब जाके आप ऐसा आप कर पाते हैं। अब बात करते हैं, अब अगर मान लीजिए वाटर में डिसॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत प्यार सुनिएगा +3, बिल्कुल ठीक, यह ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया दोनों में, फिर दोनों का नेचर सेम होना जाना चाहिए, नहीं होगा सेम, क्यों नहीं होगा चेक करते हैं। यहां पर +3 है नाइट्रोजन के पास, जिसका साइज छोटा होता है, यहां बिस्मथ के पास है, साइज बहुत बड़ा होगा इसका। तो अगर साइज छोटा है चार्ज पॉजिटिव, साइज बड़ा है चार्ज पॉजिटिव, कितने हैं? 3 पॉजिटिव, यहां पे 3 पॉजिटिव, यहां पे। तो ये है कि अगर मान लीजिए H2O से OH नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करने की बारी आएगी, तो कौन OH नेगेटिव आयन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? जाहिर सी बात है 3 पॉजिटिव चार्ज जो चार्ज है इतने बड़े एरिया पे डिस्पर्स हो चुका है, तो उसकी इफेक्टिविटी कम हो गई। ध्यान सुनिएगा, क्या बोला आपको मैंने कि इतने छोटे साइज पे आपके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान देखिएगा, छोटे साइज पे 3 पॉजिटिव चार्ज एंड बड़े साइज पे 3 पॉजिटिव चार्ज। मुझे आप ये बताइए सोच समझ के बहुत अच्छे से, इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है या इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है? किसको? OH को अट्रैक्ट करने में। OH को अट्रैक्ट ये नहीं कर पाएगा,
क्योंकि ये चार्ज डिस्पर्स हो गया ओवर लार्ज साइज, इसकी इफेक्टिविटी कम हो गई, तो OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करने की पावर इसकी ज्यादा है। चलिए अब बिस्मथ का ये और ये तो पार्ट कैंसिल हो गया। अब जरा यहां ये ऑक्सीजन में चार्ज क्या है 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन में चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। बिस्मथ के पास ऑक्सीजन है जिसके पास चार्ज 2 नेगेटिव है, साइज छोटा, चार्ज नेगेटिव, काफी अनस्टेबल, काफी पावरफुल, ये इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट आराम से कर लेगा। ठीक है, तो अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया H पॉजिटिव आयन को, तो इस केस में OH नेगेटिव आयन ज्यादा हो गया किसमें, सॉल्यूशन में। तो बिस्मथ ऑक्साइड में बिस्मथ कैन नॉट अट्रैक्ट OH नेगेटिव आयन, बट जिसका जो ओ वाला पार्ट है वो H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट आराम से कर सकता है, लिविंग बिहाइंड OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन। इससे सॉल्यूशन नेचर कैसा हो गया, बेसिक। इसलिए बिस्मथ का ऑक्साइड किसी भी हालत में एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है, और ये एक अच्छा खासा रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एज वी मूव डाउन, इसका आंसर ये कभी मत दीजिएगा कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एज वी नो दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों भैया, कैसे हो जाता है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। एक बार और आपको रिवाइज कराता हूं, बहुत बढ़िया इसका मैकेनिज्म है, बहुत अच्छी इसकी रीजनिंग है कि बिस्मथ ऑक्साइड को कंपेयर किया, बिस्मथ पे का साइज बड़ा, चार्ज 3 पॉजिटिव, को कंपेयर कर रहे हैं नाइट्रोजन, साइज छोटा 3 पॉजिटिव, इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा होगी, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, लिविंग बिहाइंड H पॉजिटिव आयन, तो एसिडिक हो गई। बिस्मथ इसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, राइट, तो एसिडिक नहीं हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट, जो काउंटर पार्ट है वो ऑक्सीजन, वो कर देना एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन को, उसकी वजह से OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। यस बेटे, कंटिन्यू। Reactivity towards halogens. Yeah. These elements react to form two series of halides, EX3 and EX5. Nitrogen does not form pentahalide due to non-availability of the d orbitals in its valence shell. Yeah, Pentahalides are more. चलिए ये लाइन पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, इस लाइन को पढ़ लीजिए। Pentahalides are more covalent than trihalides. वेट, अब एक और बात समझिए, देखिए नाइट्रोजन को कंपेयर करें फास्फोरस से, नाइट्रोजन कैन फॉर्म NCl3, it can also form PCl3, nitrogen can form NF3, can also form PF3, okay, एक मिनट, PF3, nitrogen can form NCl5, no, not possible, but phosphorus can form PCl5। अब जरा इन सारी बातों को ध्यान सुनते हैं, बहुत आराम सुनना जो मैं कहूंगा। पहली बात, NCl3 NF3, पहले जरा इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ NF3F इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपने श्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ते वक्त भी ये बात मैंने बताई थी आपको कि व्हाई डू वी रिक्वायर AgF, व्हाई कांट वी यूज NaF। तो रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक, इसलिए वहां पे AgF की बात करते हैं। क्या, चलो यहां बात करते हैं, NF3 अगर बनेगा तो रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक होगी, कोई समस्या नहीं। एक इंफॉर्मेशन दी, बहुत आराम समझ सकते हैं आप, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा खासा है, पर उससे भी कहीं ज्यादा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के कोई भी रिएक्शन होती है काफी एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसकी वजह से बॉन्ड बहुत मजबूत बनाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, जरा NF3 का NF बॉन्ड और NCl का NCl बॉन्ड में जरा कंपेयर कर लेते हैं, तो पता ये लगता है कि N और F के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा 2p और 2p, और NCl में बॉन्ड बनेगा तो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा 2p and 3p। तो डिफरेंट साइज के ऑर्बिटल्स में अगर आप बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनेगा वीक, और अगर मान लीजिए वीक बनेगा तो एनर्जी निकलेगी कम, और अगर एनर्जी कम निकलती है तो कंपाउंड में एनर्जी होगी बहुत ज्यादा, और अगर कंपाउंड में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वो क्या, अनस्टेबल, वह इतना अनस्टेबल हो सकता है कि एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। इसलिए NCl3 इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। पूरी बात सुनना, कैसे कहानी है। अब NF3 की बात करें, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद खूब सारी एनर्जी बाहर निकाल दी, तो कंपाउंड कैसा हो गया, लेस एनर्जी वाला, स्टेबल। बट अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी बहुत बाहर नहीं निकलती है तो उस कंपाउंड में खूब सारी एनर्जी होगी, और खूब सारी एनर्जी होगी तो कैसा होगा, अनस्टेबल, तो इट मे बी एक्सप्लोजिव ऑल्सो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि NCl3
इज एक्सप्लोसिव, व्हाई? तो आप बोलेंगे कि इन केस ऑफ NF3 NF बॉन्ड होगा, बॉन्ड किसके बीच में बना है? 2p and 2p के बीच में। NCl3 में N 2p3p के बीच में, बॉन्ड फॉर्म्ड विल नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो एनर्जी कम निकली, और अगर एनर्जी कम लॉस हुई तो खूब सारी एनर्जी वहीं पे कंटेंट है, तो कैसा होगा? एक्सप्लोसिव, हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल होगा। पहली बात, ये एक बात है। तो हमने NCl3 के बारे में बात किया, हमने NF3 के बारे में बात किया। PCl3 नथिंग टू डिस्कस, समझ में आता है। PF3 नथिंग टू डिस्कस, समझ में आता है। NCl5 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसलिए NCl5 नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि व्हाई NCl5 डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम 4, ठीक। बट एक लास्ट में जिस बच्चे ने बात कही उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो अब मैं बात करने वाला हूं कि पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड्स। ध्यान सुनिएगा, मैं बात करने वाला हूं पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड्स, यानी मैं PCl3 और PCl5 की बात करूं। पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड्स। इसका आंसर अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। जैसे मैंने पूछा, एक बच्चे से पूछा मैंने कि भाई बताइए पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट, कह रहा सर बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए कैसे सिंपल है। PCl3 कैसे बनाएंगे? PCl3 ऐसा बनाएंगे, ये होगा। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा। तो आंसर बहुत सिंपल सर, इसे 5 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड है, खत्म। बड़े आंसर नहीं सर, 5 बॉन्ड बनाता है इससे पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट, ये कोई आंसर नहीं है। देखिए और मेरे बात ध्यान सुनना कि पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड्स, व्हाई? चलिए पहली बात, आप जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं फास्फोरस, क्या है? नंबर 1, दे आर नॉन मेटल, ध्यान सुनिए। नंबर 2, नॉन मेटल, इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है, देन इलेक्ट्रो नेगेटिव आल्सो। नंबर 3, स्मॉल साइज के होते हैं। 3 चीजें। तो अभ्यास सुनना, पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट, मतलब PCl5 और PCl3 को कंपेयर करेंगे। PCl5 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5, एंड PCl3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के 2 तरीके पॉसिबल हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। पहला, टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, टू फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, with more electronegative element। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिए। हम बात कर रहे हैं पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड्स, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। पेंटा हैलाइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, एंड ऑक्सीडेशन नंबर +5 दिखाने के 2 तरीके हो सकते हैं। या पहला क्या है? टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स, आसान लग रहा है आपको ऐसा, एंड टू फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर PCl5 की बात करूं तो PCl5 में अभी हमने देखा एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां और एक Cl यहां। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालते थे? Cl -1 तो ये +1, -1 ये +1, ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1, ये -1 तो +1, टोटल कितना हो गया? +5। ऐसे आप दिखाते थे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन दिस केस विल बी +5। क्यों? तो ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। 2 तरीके। अब पहली बात, स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। नॉन मेटल है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। यानी कि आपको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप इसकी बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की बात, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए यू नीड टू नीड टू लूज कौन? ये एलिमेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। भी 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा? उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या चाहिए आपको? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 1,
सेकंड के लिए आपको चाहिए आयनेशन एंथैल्पी 2, थर्ड के लिए आपको चाहिए आयनेशन एंथैल्पी 3, फोर्थ के लिए चाहिए आपको आयनेशन एंथैल्पी 4 और फिफ्थ के लिए चाहिए आपको आयनेशन एंथैल्पी 5। इन 5 एनर्जीज का सम होना चाहिए कम। अगर मान लीजिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उन सबका जो सम होना चाहिए वो काफी कम होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, सम कम तब होता जब साइज बड़ा होता और एक साइज छोटा होगा, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से तो ये +5 ऑक्सीजन स्टेट अचीव नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा रास्ता कौन सा वाला? ये वाला, यानी कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट +5 है तो वो कोवेलेंट ही होगा, वो उसके आने की कोई चांस नहीं। समझे कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ही वो उसे अचीव करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो उसे अचीव नहीं कर सकता है। फटाफट रिवाइज करा तो मैंने क्या कहा कि अगर +5 ऑक्सीजन स्टेट है, इसे दिखाने के 2 तरीके हैं। पहला, टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, जितने नॉन मेटल्स होते हैं साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव काफी अच्छे खासे होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस पूरे का सम, यानी आयनेशन एंथैल्पी 1 2 3 4 5, इन सबको मिला के जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी काफी कम होनी चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मेटल तो है नहीं, इसीलिए 5 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करने के लिए वो एक ही रास्ता अपनाते हैं। क्या रास्ता अपनाते हैं? टू मेक 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट, विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। या प्लीज नेक्स्ट। All the trialides of these elements except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. Trialides except BiF3 are predominantly covalent in nature. आगे चलिए। अच्छा एक मिनट, क्या बोला बच्चे ने कि BiF3 जो होता है वो एक्सेप्ट BiF3 सारे कोवेलेंट होते हैं। तो समझ सकते हैं बिस्मथ क्यों, मेटलिक कैरेक्टर होगा, इससे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से बना सकता है थ्रू लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इससे BiF3 कैसा होता है? आयनिक होगा। बाकी सारे कैसे होंगे? ट्राइलाइड्स कोवेलेंट, यानी इवन PCl3 का नेचर भी कोवेलेंट होगा, वो भी आयनिक नहीं हो सकता। ठीक है, बस BiF3 का नेचर आयनिक हो सकता है, बाकी सारे कोवेलेंट हो गए। या प्लीज आगे चलिए। Reactivity towards metals. All these elements react with metals to form their binary compounds exhibiting -3 oxidation state, such as CaCH. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। जितने भी रिएक्शंस आपको दे रखे हैं वो आप समझ सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन बीइंग वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन -3 दिखाता है। ऐसा नहीं कि +3 दिखा सकता है। अमोनिया के केस में -3 होगा, +3 होगा? बताइए, अमोनिया केस में +3 -3 है, तो आप ये डिसाइड कीजिए अमोनिया में H+1 है या -3 है, क्योंकि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसपे N2O3 फॉर एग्जांपल, अगर N2O3 की बात करेंगे तो इस पे हमने देखा है ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +3। बट नाइट्रोजन की टेंडेंसी -3 की होगी, बिकॉज आफ्टर एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इससे ऐसा करना चाहेगा। मेटल के साथ फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के साथ अगर आप नाइट्रोजन को कंबाइन कराएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए ना, मैग्नीशियम की चार्ज कितना होता है? 2 पॉजिटिव। मैंने नाइट्रोजन में चार्ज कितने हैं? 3 नेगेटिव। कैसे करते थे आप? क्रिस क्रॉस। क्या बनेगा? Mg3N2। तो जितनी भी आपको रिएक्शन दे रखी हैं, इसका स्पेशली मैं नहीं बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे आप। एलिमेंट लीजिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, क्रिस क्रॉस कीजिए, ये वेरी इजीली गेट द फॉर्मूला। पढ़िए जरा क्या बेटा? कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड, Na3AS2, सोडियम आर्सेनाइड, Zn3Sb3, जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मथाइड। करेक्ट, आगे चलिए। डाइनाइट्रोजन प्रिपरेशन। वेट, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं एक कंपाउंड नाइट्रोजन। हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, उसकी प्रिपरेशन, उसकी बात करेंगे। यानी कैसे बना सकते हैं, कैसे
लेबोरेटरी में कमर्शियली कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी यूज क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। या बच्चा स्टार्ट। Preparation. Dinitrogen is produced commercially by the liquefaction and fractional distillation of air. Liquid dinitrogen distills out, first leaving behind liquid oxygen. In the laboratory, dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride and sodium nitrite. वेट वेट NH4Cl. बच्चे देखिए, कमर्शियल प्रिपरेशन क्या होती है। कमर्शियल प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले एयर को लिक्विफाई कर लीजिए, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लीजिए, उससे आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस आपको मिल जाती है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है और ये बात आपको हर में मिल जाएगा जब भी आप किसी गैस के बारे में बात करेंगे जो नेचुरली अकरिंग होती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप जो एयर है उसको आप सैंपल कर लीजिए, उसको आप लिक्विफाई कर लीजिए, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लीजिए, तो आपको आराम से नाइट्रोजन मिल सकती है। बहुत सिंपल है। आप लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं, तो जो मेथड आप यूज कर रहे हैं वो बच्चा बताएगा और बताऊंगा कि वो कैसे आप यूज कर सकते हैं। डियर आप पढ़ेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन, बताइए। In the laboratory, dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite. वेट NH4Cl. वेट 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 आप अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को अगर आप रिएक्शन करा दें तो आपको मिल जाता है नाइट्रोजन। अब चेक करें क्या होना चाहिए। भाई सीधी सी बात ये समझ में आती है कि Na will take Cl और क्या बनाएगा NH4NO2। और आप कहेंगे कि सीरियल तो लिखा ही नहीं, तो लिखा ही नहीं, हमारे बुक कुछ और लिखा है। तो वेट कीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट NaCl बनाएगा और अमोनियम नाइट्राइट बनाएगा। इसके बाद ये जो आपका अमोनियम नाइट्राइट होता है ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये वाला अमोनियम नाइट्राइट। तो आप देखो उसके बाद ये आपको क्या देता है, N2 दे देगा आराम से, और क्या दे देगा आपको H2O। कैसा दे रखा है आपको, चेक कीजिए। आपको देखा इक्वेशन क्या देखा है, NH4Cl प्लस NaNO2 दैट गिव्स N2। अब बुक देखिएगा, प्लस क्या देगा आपको देखा H2O प्लस NaCl। मैंने भी वही काम किया। सिर्फ एक फर्क मैंने क्या किया है कि एक्चुअल रिएक्शन ऐसा नहीं होती जैसे बुक में दे रखी है। सबसे पहले आपका कंपाउंड बनेगा क्या, NH4NO2। आप समझ सकते हैं कैसे, ये Na ले जाएगा Cl को और अमोनियम ले जाएगा नाइट्राइट को, तो बनेगा अमोनियम नाइट्राइट। और फिर ये अमोनियम नाइट्राइट जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है इट ब्रेक्स टू फॉर्म स्टेबल नाइट्रोजन। जो कि कोई भी रिएक्शन होती है वो स्टेबिलिटी तक बढ़ेगी। तो N2 जो होता है वो मोर स्टेबल होता है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए अमोनियम नाइट्राइट फिर टूटेगा, N2 और H2 बाहर आ जाएगा। अब आगे बढ़िए प्लीज पढ़िए। Small amounts of NO and HNO3 are also formed in this reaction. Wait. These impurities Wait. can. Small amount of NO and HNO3 are also formed in this reaction. अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, देखिए एक्चुअली NO और HNO3 इसमें बनेगा तो ये ऐसी इंप्योरिटी होगी। आपको अगर प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आपको इन सारी इंप्योरिटीज को अलग करना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल सा काम करते हैं, इसको आप पास कर दीजिए K2Cr2 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। किसको, इसको एनोड को। इसे नहीं कर सकता, इसे H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे नहीं कर, इसे ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, होएगा ही नहीं। क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि HNO3 में N के स्टेट में +5 में ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, NO के स्टेट में +2 ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो NO को ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो HNO3 है इसे एब्जॉर्ब करेगा कौन, कॉन्सन्ट्रेट H2SO4। तो इस तरह से आपको प्योर फॉर्म में N2 मिलने के चांस ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. It can also be obtained by the thermal decomposition of ammonium dichromate. Wait. ये बहुत जबरदस्त एक्टिविटी होती है, राइट? अगर आप अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट कर दें तो ये जबरदस्त रिएक्शन होती है। मैं बता दूंगा आपको, हम सभी ने कभी न कभी बचपन में
किसी न किसी एक्टिविटी में वोल्केनो जरूर बनाया है, वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक प्लास्टिक का बॉटल लेते हैं, उसे आप माउंट कर देते हैं, उसे पीओपी से, उसमें आप डालते हैं क्या, विनेगर और सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे डालते हैं कुछ निकलता है बाहर, आप कहते हैं हाँ वोल्केनिक इरप्शंस। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इससे बढ़िया वोल्केनो का आप कभी भी डेमो देख ही नहीं सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं आपको, अमोनियम डाइक्रोमेट एक बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूं आपको इस बात को, तो मेरे पढ़ाने के बाद आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा वीडियोस, जो कि प्रैक्टिकली अगर आप लैब में जाएं उसे देख पाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन आप YouTube पे सर्च कीजिएगा, ठीक, अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग। बता रहा हूं आपको, सबसे बढ़िया वोल्केनो दिखता है, इससे बढ़िया वोल्केनो आपको देख नहीं सकता है, राइट। अमोनियम डाइक्रोमेट देखिएगा, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, NH4 होल ट्वाइस डाइक्रोमेट Cr2O7। अमोनियम पे चार्ज 1 होता है, Cr2O7 पे 2 होता है, तो अमोनियम यहां आ गया 1, Cr2O7 यहां आ गया। क्या करेंगे, जब आप इसको हीट करते हैं, इसे हीट करते हैं, तो ये एक जबरदस्त रिएक्शन देगा, जिसमें आपको N2 मिल रहा है, आपको Cr2O3 मिलता है, और आपको मिलता है H2O। 3 चीज मिल जाती है आपको, N2 प्लस Cr2O3 और आपको H2 मिलता है। ये ग्रीनिश सब्सटेंस होता है, ग्रीनिश होता है, मतलब आप डार्क ग्रीन कह लीजिए, बहुत डार्क ग्रीन तो नहीं होगा, बट ये एक मटमैला ग्रीन टाइप का आपको ऐश जैसा देता है, ऐश। अब ये मान के चलिएगा कि अगर आपने अमोनियम डाइक्रोमेट को एक पोर्सलेन डिश में ले लीजिए, उसे हीट कर लीजिए, और हीट करना बहुत आसान है, हाईली कंबस्टिबल होता है, ठीक है। आप उसको जरा सा मैच स्टिक दिखाइए, वो जलना स्टार्ट होगा और जलता ही रहेगा लगातार, और ऐसा लगता है जैसे कि वोल्केनो में चिंगारें निकलती, वैसे दिखता है आपको। ब्यूटीफुल एक्सरसाइज होती है, आप देखिएगा, मैं कह रहा हूं आपको, तो आप मेरे कहने के बाद कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट नाम से, राइट। क्यों, नाइट्रोजन देगा Cr2O3, राइट, यही वो ये कंपाउंड होता है जिसकी वजह से वो ग्रीनिश कलर आता है। बट इस हाँ पढ़ क्यों रहे, क्योंकि इससे आप नाइट्रोजन ले सकते हैं। चलिए आगे बात कीजिए। Very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of sodium or barium azide. Wait, very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of sodium or barium azide। एक मिनट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन N3 नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव, तो आंसर क्या पूछ रहे हो आप, पूछ रहा हूं N3 नेगेटिव और N3 नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, दोनों को आप N3 नेगेटिव बोलेंगे। डिफरेंस ये है, ये सिंबल हुआ नाइट्राइट का और ये सिंबल हुआ अजाइड का। पढ़ते पढ़ते अक्सर बच्चा सोचता है क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें बता रहे हैं आपको। सोडियम अजाइड है तो आप जिंदा है, सेफ, अगर आप अच्छे ड्राइवर है तो भी आपको सेफ्टी के लिए आपको सोडियम अजाइड चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा आज आपको कि सोडियम अजाइड आपको सेफ्टी डिवाइसेस के फॉर्म में कैसे आप यूज करते हैं, गाड़ियों में बात करते हैं। पहले देखते हैं, वेरी प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सोडियम चार्ज +1, अजाइड आपका हुआ कौन सा, ये वाला N3 1 नेगेटिव, चार्ज कितना है 1 नेगेटिव, ऐसे आ गया तो बनता है NaN3, ठीक है, ये फॉर्मूला। इसको अगर आपने हीट कर दिया तो सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन अलग होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस रिएक्शन को गाड़ी में कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, लुक्स टू बी वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, काफी बड़ी गाड़ी है, बता रहा हूं लेमोजीन, ये गाड़ी है आपकी, भगवान करे आप ऐसी गाड़ी घूमे, इस तरह की मतलब अच्छी अच्छी गाड़ी घूमे, और अब यहां पे एक स्टीयरिंग होता है, मान लीजिए ऐसी स्टीयरिंग है यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहां पे एक इंपैक्ट लगता है, ठीक है। गाड़ी की मैकेनिज्म ये होती है कि उसके पास स्टीयरिंग के जो कवर है ना, आप देखते हैं जो कवर होता है उसके जस्ट नीचे, राइट, वहां पे एक पाउच में एक बैग छुपा कर रखते हो, एक बैग रखते हैं, ठीक। और उस बैग में क्या मैकेनिज्म है, ध्यान देखिएगा, वहां पे एक कंपाउंड होता है, ये वाला आपका सोडियम अजाइड NaN3। ध्यान सुनिए, जैसे ही इंपैक्ट लगता है, तो जैसे आप बोलते हैं लाइटर को इंपैक्ट देते हैं,
ऐसे करते हैं, चिंगारी निकलती है। सेम मैकेनिज्म से यहाँ पे एक चिंगारी निकालते हैं, मतलब एक इग्निशन मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे इम्पैक्ट हुआ तो चिंगारी निकली, और वो चिंगारी इतनी होती है कि वो आराम से इसको कंबस्ट कर सकती है, जैसे बर्न कर सकती है। बर्न नहीं होगा, ये हीट अप होगा और डिकम्पोज होगा। तो ये बर्न नहीं होगा, ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होते ही साथ इट रिलीजेस N2, और इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि N2 तुरंत भर जाती है इस एयर बैग में, और एयर फूल जाता है और आपको बचा लेता है। तो एयर बैग्स में जो यूज करते हैं वो ये है कंपाउंड, सोडियम अजाइड। एक खास बात सुनिए, सोडियम अजाइड सर, इतनी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर कहीं, मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को, अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा हो कि आप ऐसे जगह पे हैं जहां पे एयर बैग खुल चुका है और बंदा बेहोश ऑब्वियसली होगा अगर एक्सीडेंट है, और आपसे सेव करना चाहते हैं, तो आप उसे उठाएंगे और उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, फाइन। एक काम जरूर कीजिएगा, अगर मान लीजिए उस बंदे को निकालते हुए सपोज आपको उसके कपड़े काटने पड़ते कहीं से, तो काटिएगा, उतारिएगा मत। उसकी वजह, ये जो आपका सोडियम अजाइड है, जैसे ये ट्रेस ऑफ मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है, इट फॉर्म्स एन एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। इट फॉर्म्स एन एसिड नोन एज हाइड्राजोइक एसिड, और इस हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला है N3H। और ये स्किन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कहीं वो हाइड्रोजोइक एसिड बन गया और मान लीजिए स्किन पे लग गया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, तो रैशेस आ सकते हैं, ठीक है। इन रैशेस को बचाने के लिए आपको हम हमेशा ये बोलेंगे, आपको मैं बताऊंगा आपको कि कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर जो भी पड़ा हो वो मटेरियल उसके स्किन के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये कोशिश कीजिएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको नॉलेज है तो आप लोगों को सेफली आप निकाल सकते हैं किसी सिचुएशन से। सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ सेविंग योरसेल्फ ड्यूरिंग इंपैक्ट, ठीक। जरा से रिवीजन कर लेते हैं। सोडियम अजाइड, ये फॉर्मूला है, इंपैक्ट हुआ, डिकम्पोज हुआ, क्या मतलब कंबस्ट नहीं होगा, डिकम्पोज होगा, तो गिव नाइट्रोजन, फिल्स अप इनटू द एयर बैग, सेव्स योर लाइफ, ठीक। बट कैन फॉर्म हाइड्रोजोइक एसिड, मे इरिटेट यू बिकॉज स्किन को थोड़ा सा ये रैशेस ला सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बात करते हैं, या बच्चा आगे चलिए। Properties. या प्लीज। Properties. Dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless, and non-toxic gas. सबलेस, Dinitrogen atom. सबलेस, टेस्टलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। इसे भी आप क्लास 10 में पढ़ते थे कि उसको हम भरते हैं चिप्स के अंदर, चिप्स के पैकेट्स में आप नाइट्रोजन गैस भरते थे कि नॉन टॉक्सिक गैस होती है, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। तो ये कोई सी भी ऐसी गैस जो टॉक्सिक नेचर हो, यानी जहरीला गैस हो, उसे आप प्रिजर्वेशन के लिए, फूड के लिए आप इनर्ट कहना तो थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इट बिकम्स क्वाइट रिएक्टिव, बट फिर भी नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे काफी इनर्ट होती है, आप कह सकते हैं। लेकिन जो जिस प्रॉपर्टी की वजह से आप उसे भरते हैं चिप्स में, वो होता है नॉन टॉक्सिक इन नेचर। या प्लीज आगे चलो। Nitrogen atom has two stable isotopes, N14 and N15. It has a very low solubility in water and low freezing and boiling point. वेट, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्यों होती है? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर वाटर के साथ अगर नाइट्रोजन को सॉल्युबल होना है तो उसमें एक इंट्रैक्शन होना है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और नाइट्रोजन में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें इस केस में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, इससे नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी पानी में काफी कम होती है। जी आगे चले। Dinitrogen is rather inert at room temperatures because of the high bond enthalpy of N triple bond N. Reactivity, however, increases rapidly with rise in temperature. ये बात कर चुके हैं। At high temperature, it directly combines with some metals to form predominantly ionic nitrides and with non-metals covalent nitrides. Very important. A few typical reactions with are metal it forms predominantly ionic nitrides, with non-metals it forms covalent nitrides. सिंपल है ना? मेटल होगा तो आयनिक होगा और नॉन मेटल है तो कोवेलेंट है। आगे चलिए। Li plus N2 gives Li3N,
Mg plus M2 N2 gives Mg3N2. ठीक है, फाइन। अब इसके बाद आपको लिखा है यहाँ पर एक कंबाइंस विद हाइड्रोजन, बात कीजिए। It combines with halogen at about 773 Kelvin in the presence of a catalyst, Haber's process, to Haber's form process. ammonia. Haber's process. N2. Wait, N2 plus 3H2, इस इक्वेशन को हमने बहुत बार देखा होगा। That gives you 2NH3 plus heat. Haber's process. Right? इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे जब अमोनिया फॉर्मेशन की बात करेंगे। But this is a very very important equation. N2 plus 3H2 forms ammonia at nearly 773 Kelvin temperature. ठीक है, चलिए आगे बात कीजिए। Dinitrogen combines with dioxygen only at very high temperatures at about 2000 Kelvin to form nitric oxide. अब आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपके आसपास काफी होती हैं, पर फिर भी वो रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है तो उसको इस काम के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना? 2000 केल्विन। इसीलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है इस टेम्परेचर पे। आगे बढ़िए प्लीज। Uses. The main use of dinitrogen is in the manufacture of ammonia and other industrial chemicals containing dinitrogen. It also finds use where an inert atmosphere is required. Liquid dinitrogen is used as a refrigerant to preserve biological materials, food items, and in cryosurgery. चलिए बात करते हैं व्हाट इज क्रायोसर्जरी। देखिए आपने कभी भी अगर मान लीजिए आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं साइंस फेस्ट में या फिर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में, लिक्विड नाइट्रोजन इज रेफ्रिजरेंट, जबरदस्त रेफ्रिजरेंट होता है। और जितने भी ऑर्गन्स राइट को ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको आप रखना चाहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, एक जबरदस्त क्या है रेफ्रिजरेंट है। और ये इतना कूल होता है कि अगर मान लीजिए आपने नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में अगर आपने एक ग्रीन लीफ अभी तोड़िए, अभी डाल दीजिए, निकालिए, साफ। मैं देखा है अपनी आंखों से ऐसा होते हुए। नेशनल साइंस सेंटर और चले जाइए दिल्ली में, वहाँ पे क्यूरेटर्स जो होते हैं वहाँ पे दिखाते हैं डेमो। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन इतना बढ़िया होता है। अच्छा एक चीज और, वहाँ पे टर्म यूज किया क्रायोसर्जरी। ना व्हाट इज दिस क्रायो? अगर मान लीजिए कभी किसी को पिंपल हटाने हैं, कहीं पे पिंपल है आप हटाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम करता है डॉक्टर। आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा तो छोटा सा काम क्या रहेगा, एक पेन जैसा एक माइक्रोपिपेट जैसा एक पेन जैसा एक ऑब्जेक्ट होगा, वो आपके यहाँ पे लगाएगा। 1 सेटिंग जाइए, 2nd सेटिंग जाइए, 3rd सेटिंग खत्म। क्या करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हो, वो उन सेल्स को किल कर देते हैं जो आपके लिए मस्से के लिए या फिर पिंपल्स के लिए, पिंपल्स तो नहीं मस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन हैज गॉट एबिलिटी टू डिक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी किसी भी सेल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को 0 पे ले आएगा वो। और अगर हम सोचते हैं कि हम कभी ऐसा एक स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे जो 400 साल तक चलता रहेगा और जो बंदे रहेंगे उसमें वो काम कर सकते हैं, तो तभी पॉसिबल है जब हम बंदों की बॉडी को फ्रीज कर दें और फिर से एक्टिवेट कर पाए, जिससे आप उनकी उम्र बढ़ा पाएंगे। अरे एक परसेप्शन है, राइट? सो नाइट्रोजन is a very very important compound which is having so cool impact। और इसलिए कभी भी आपने सोचा कि हम 78% नाइट्रोजन क्यों होता है हमारे आसपास, 21% ऑक्सीजन और अप्रॉक्सीमेटली एंड 78% नाइट्रोजन की वजह यही है कि 78% नाइट्रोजन इज कूल गैस, ये एटमॉस्फेयर को कूल करने में मदद करती है। अगर ऐसा नहीं हो तो ऑक्सीजन तो इट्स नॉट अ कंबस्टिबल गैस बट दैट सपोर्ट्स कंबशन, तो कंबशन को सपोर्ट करेगा। इसलिए हम नाइट्रोजन 78% हम आसपास देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करेंगे अमोनिया।